हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा वन शॉट रिवीजन करेंगे विद ऑल कीवर्ड्स, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो यार, ये जो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है ना, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये बहुत टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि ये लीग से हटके चैप्टर है। अभी तक आपने जो पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो समझ आ रही थी बात। लेकिन यहाँ से जो चल रहा है क्लास, वो कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इवन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कीवर्ड्स कैसे पहचानने हैं क्लास के स्टडीज में देख के, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको एंड तक पेशेंटली देखना है। कोशिश करूंगा क्लास 20 to 30 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से मैं क्लास खत्म करा दूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाम से पता पड़ रहा है क्लास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है क्लास कोई भी क्लास मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंस। ध्यान समझना, फाइनेंस को मैनेज करना ही क्या कहलाता है क्लास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखो यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली चीज आती है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। बिजनेस चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, और जो पैसा हम मार्केट से उठाते हैं, तो हम उतना ही पैसा मार्केट से उठाएं जितना हमें चाहिए, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। तो एफिशिएंट एक्विजिशन हो गया। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसों को, जनता का पैसा है ना, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो या डिविडेंड दे रहे हो, उस पैसे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करो, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करो, ताकि क्लास आपका कंपनी स्मूथली चल सके। तो इसके अंदर क्लास एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, और ताकि क्लास आपकी कंपनी स्मूथली चल सके, इसी को क्या बोलते हैं क्लास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है क्लास, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर्स का। आपको पता है कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स को पेमेंट सबसे लास्ट मिलती है, पहले क्रेडिटर्स को, आउटसाइड लायबिलिटी को, डिबेंचर होल्डर को, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जिनको ओनर भी बोलते हैं। तो शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जब वो ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा तो अपने आप ही 4 ऑब्जेक्टिव और पूरे हो जाएंगे। क्या, आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, आपके पास इतना पैसा रहेगा कि क्लास आप कोई भी पेमेंट कर सको, आपको प्रॉब्लम ना आए पेमेंट करने में, लिक्विडिटी मेंटेन रहेगा, आपके पास कैश मेंटेन रहेगा, और साथ में फाइनेंशियल कमिटमेंट को भी पूरा कर सकते हो। आपने किसी से उधार लिया है क्लास, या किसी को प्रॉमिस किया इस डेट पे पेमेंट करने का, वो सब कुछ कर सकते हो अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे। तो आपको जितना पैसा चाहिए उतना ही मार्केट से उठाओ, उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करो, वेस्टेज ऑफ फंड मत करो, ओवर कैपिटलाइजेशन मत करो, और क्लास उस पैसे को सही तरीके से लगाओ ताकि कंपनी स्मूथली चल सके। इससे शेयर होल्डर्स का बेनिफिट होगा, उनका गेन होगा, और अगर उनका गेन होगा तो बाकी सब ऑब्जेक्टिव अपने आप पूरे हो जाएंगे, प्रॉफिट भी कमाने लगोगे क्लास, लिक्विडिटी मेंटेन हो जाएगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे फंड्स का, और क्लास क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट भी कर दोगे। ये हो गया आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा मीनिंग। अब बात करते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, या फिर आप कह सकते हो इसके इंपॉर्टेंस क्या है। इसको रोल बोलो, इंपॉर्टेंस बोलो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है ताकि हम ये पता कर सकें साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, कि कितनी फिक्स एसेट की हमें जरूरत है, साइज क्या होगा फिक्स एसेट का हमारे बिजनेस में। मतलब हमने फंड तो रेज कर लिए जनता से, अब हम कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे फिक्स एसेट्स के अंदर, कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे करंट एसेट्स के अंदर, लॉन्ग टर्म फंड हमारे कितने होंगे, शॉर्ट टर्म फंड हमारे कितने होंगे, यानी कि लंबे समय के लिए कितना उधार लेंगे और कम समय के लिए कितना उधार लेंगे, हमारा डेट और इक्विटी का स्ट्रक्चर, कितने पैसे डेट से लेंगे, कितने पैसे इक्विटी से लेंगे। डेट का मतलब होता है लोन, डिबेंचर, जहाँ पे हमें हर साल इंटरेस्ट देना उधार, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स, अपने शेयर, अपने मतलब कि जो राइट्स है ना वो हमें दे देना है, मतलब कंपनी के शेयर्स इशू कर देने हैं, ओनरशिप को सेक्रीफाइस करना है। अभी मैं अकेला मालिक था, मैंने किसी और से पैसा ले लिया, उसे आधा मालिक बना दिया, तो मैं आधा हूँ, डिसीजन वो भी लेगा। फिर और किसी को और दे दिया तो मेरे मालिकाना हक और कम हो गया। तो आपको शेयर से पैसा उठाना है या डिबेंचर से पैसा उठाना है, ये डिसाइड करना। और भी बहुत सारे आइटम जो पीएनएल में आता है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो सैलरी हो, कोई भी एक्सपेंस इनकम है, वो सब चीज डिसाइड होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। देखो शॉर्टकट बताऊं क्या क्या। सबसे पहला, फिक्स एसेट, करंट एसेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डेट, इक्विटी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिक्स एसेट, करंट एसेट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट, है ना, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, इसके अलावा डेट से या इक्विटी से, और लास्ट ऑल आइटम्स इन पीएनएल अकाउंट। हो गए याद? तो थोड़ा सा लिखोगे ना कॉपी पे, अपना सोचोगे कैसे याद किया जाए, तो डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग,
अब जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो है थिंकिंग इन एडवांस। तुम्हें कितना पैसा चाहिए, किस सोर्स से चाहिए, कहाँ पे खर्च करना है, ये सारी चीजें फाइनेंस के रिगार्डिंग सारी चीजें पहले ही सोच लेना। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत क्लास मतलब कि जबरदस्त है, इसको आपको याद रखना है। साथ में कुछ कीवर्ड्स भी यहाँ पे। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करना है, आपके पास जो पैसा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं क्लास, आपको कितने पैसों की जरूरत है अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, पहले ये नोट डाउन कर लो। आपको एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चल सके, सैलरी जा सके, रेंट जा सके, इंटरेस्ट जा सके, सारी पेमेंट हो सके। फिर आपने डिसाइड करना है सोर्स, किस सोर्स ऑफ फंड से पैसा मांगा, डेट या इक्विटी। देयर आर टू मेजर सोर्सेज, डेट या इक्विटी। डेट को बोलते हैं बोरोड फंड, इक्विटी को बोलते हैं ओनर फंड। ओनर मतलब मालिक का पैसा, इक्विटी। बोरोड मतलब उधार किया हुआ, डेट उस पर इंटरेस्ट देना है, और मालिक को इंटरेस्ट नहीं देना। प्रॉफिट होगा तो हम सब बांटेंगे फिर, ठीक है, डिविडेंड जिसको बोलते हैं। और सुइटेबल पॉलिसी फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो सबसे पहले तुम्हें बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, है ना। और दूसरा है सोर्सेज ऑफ फंड्स, और अगला है क्लास प्रॉपर पॉलिसी बनाओगे ताकि क्लास आप प्रॉपर तरीके से पैसे का यूटिलाइजेशन कर सको। अब फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे पता चलेगा क्लास, ध्यान रखना। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर इज रिक्वायर्ड। ध्यान रखना, अगर ये लाइन आ जाती है किसी केस में कि भैया आप इस बात का ध्यान रखो कि जब हमें पैसों की जरूरत है तब हमारे पास पैसा होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर किसी ने ये चीज़ नहीं की कि जब पैसों की जरूरत है तब पैसे ही नहीं है, तो कौन सी चीज़ लैक की है उसने, फाइनेंशियल प्लानिंग। टू मेक श्योर राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल एट राइट टाइम, सही अमाउंट ऑफ कैपिटल सही टाइम पे अवेलेबल हो, ये भी क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। और इवन ये भी इसमें बोल सकता है आपको, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, विदाउट दिस अ फर्म कैन नॉट सर्वाइव। बिना फाइनेंस के क्लास फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, ये बिजनेस का ब्लड है। जैसे हम लोग बिना ब्लड के जिंदा नहीं रह सकते, हमारी बॉडी में ब्लड चल रहा है, उसी तरीके से बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है, पूंजी लगा है, तभी वो जिंदा है, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है ताकि आप प्रॉपर ऑप्टिमम फंड्स को क्लास कलेक्ट कर सको। जितना पैसा तुम्हें चाहिए तुम उतना ही पैसा कलेक्ट कर सको। मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि आपके पूरे कैपिटल में डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, ये पता कर सको आप। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप सही प्रोजेक्ट में सही पैसा लगाते हो, प्रॉपर तरीके से फंड्स का यूटिलाइजेशन करते हो, और आप पहले से प्लान कर लेते हो तुम्हें फ्यूचर में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितनी पेमेंट तुम्हें करनी है। सो तुम्हें क्लास झटका शॉक नहीं लगता, और ये आज को फ्यूचर से लिंक करता है। मतलब आज अगर हमें इतने पैसों की जरूरत है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, तो भैया आज से 5 साल 10 साल बाद हमें उतना पैसा नहीं चाहिए सर्वाइव के लिए, उससे ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। तो ये हो गए क्लास सारे के सारे क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस। कीवर्ड ब्लड ऑफ द बिजनेस के बेसिस पे बात करेगा तो इसके यही लिखने इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, ठीक है। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं, आपको कितना पैसा बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, डेट या इक्विटी से लोगे, सोर्स कौन कौन से, और प्रॉपर प्लानिंग करोगे, पॉलिसी बनाओगे ताकि फंड्स का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सको, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ आ गया। नाउ मूव फाइनेंशियल डिसीजन क्लास। इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन 6 नंबर में आना ही आना है। लेकिन सर ये तो बहुत सारे डिसीजन है, इस चैप्टर में टोटल 6 डिसीजन है, तो 6 में से कोई एक आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे पहले 3 डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। देखो तुम्हारे पास पैसा तो आ चुका है, लेकिन अब तुम्हें 3 डिसीजन लेना है। सबसे पहला कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब क्या है कि आपको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ध्यान रखना, इसके लिए केस स्टडी क्या आती है कीवर्ड्स में, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, आपको अगर नया ब्रांच ओपन करना है, और बाइंग अ फिक्स असेट, प्लांट मशीन ऑफिस, तो ये सब चीज़ें खरीद रहे हो आप, कितना पैसा लगाओगे फिक्स असेट के अंदर, तो ये सब चीज़ किसके अंदर आता है, इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब क्या है, आपको पैसा कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, और इस चीज़ के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनको तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला है क्लास कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें डे टू डे बेसिस पे कुछ और भी कैश फ्लो होंगे, तो क्या तुम उस कैश फ्लो को कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो इन्वेस्ट करो उस प्रोजेक्ट में, अदरवाइज मत करो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न मोर इन्वेस्टमेंट, लेस रिटर्न लेस इन्वेस्टमेंट। रिस्क हर इन्वेस्टमेंट पे एसोसिएटेड होता है, तो रिस्क अगर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम, रिस्क कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एक इरिवर्सिबल डिसीजन है। तो आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया ना तो आप रिवर्स नहीं ले सकते, गियर बैक नहीं कर सकते आप। तो आपको डिसीजन लेना है कि भाई आप जिस प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी रिपेयर ऑप्शन है कि नहीं, उसके पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, और उसका सर्विस यहाँ पे होता है कि नहीं। ऐसी बहुत सारे डिसीजंस हैं जो आपको पहले ही देख लेना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तभी इन्वेस्ट करना, अदरवाइज मत करना। अगला है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है कि आपने फंड्स को कहाँ से रेज करना है। देयर आर 2 सोर्सेस,
ओनर फंड यानी कि इक्विटी, ठीक है। और बोरोड फंड का मतलब क्या है, डेट, आपने जो उधार लिया है, बोरो किया है, डेट या डिबेंचर्स, तो आपको डेट इशू करना है या इक्विटी इशू करना है, यानी ओनर फंड या बोरोड फंड कहाँ से आप क्लास सिक्योरिटीज को इशू करोगे, फंड्स को रेस करोगे। इसमें सबसे पहले आती है क्लास कॉस्ट, आपको हर का कॉस्ट देखना है कि शेयर्स को इशू करने में कितना खर्चा आ रहा है, डेट को इशू करने में कितना खर्चा आ रहा है, जहां खर्चा कम है वहां पे इन्वेस्ट करोगे। अगला है रिस्क। देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना डिबेंचर्स आर मोर रिस्की, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि उस पर फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर साल देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो वो तुम्हारी कंपनी बंद करवा देंगे मुकदमा करके आपके ऊपर, तो ये रिस्की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया डेट इंटरेस्ट पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगला है कैश फ्लो पोजीशन, अगर तुम्हारे पास पैसा अच्छा खासा है, तुम ब्याज भर सकते हो, तो क्यों अपना मालिकाना हक सेक्रीफाइस कर रहे हो। भाई अगर मैं अच्छा खासा मैं ब्याज भर सकता हूँ तो मैं उधार ले लूंगा, मैं किसी को अपना पार्टनर क्यों बनाऊंगा, पार्टनर बनेगा आधा मालिक बन जाएगा वो, है ना। तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो आपको क्या इशू करना चाहिए क्लास, डेट अदरवाइज इक्विटी। अगला फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर्स को इशू करने के काफी सारे खर्चे होते हैं, प्रोस्पेक्टस खरीदना, ब्रोकरेज देना, कमीशन देना, अंडरराइटिंग कमीशन देना, कुछ लीगल एक्सपेंसेस करना, वो सारे के सारे खर्चे अगर आप झेल सकते हो तो आप क्या इशू करोगे क्लास, शेयर, अदरवाइज डेट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का स्टेट क्या है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बेहतर है कि भैया आप इन्फ्लेशन में लोग रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, तो उस समय क्लास अगर आप चाहते हो जनता से पैसे लेना तो आप इक्विटी इशू करो। डिफ्लेशन में लोग सेफ रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं नहीं भैया हमें बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डाउन भी जा सकता है इन्वेस्टमेंट, तो हमें उतना ही दो बस जितना चाहिए, तो आप डेट इशू करो, क्योंकि वो सेफ रहना चाहते हैं। डेट पे फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आता है, वो आता ही आता है। इक्विटी पे बहुत ज़्यादा आ जाता है लेकिन बहुत कम भी हो सकता है, तो इक्विटी एक तरीके से रिस्की हो गया जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिस्की है वो क्या है, डिबेंचर्स, क्योंकि उनको ब्याज देना ही देना है। अगला है कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल आपके हाथ में रहे, आप चाहते हो कि कंट्रोल आप ही के हाथ में रहे और किसी के हाथ में कंट्रोल ना रहे, तो अगर आप चाहते हो कंट्रोल आपके हाथ में रहे तो उस सिचुएशन में आप क्या इशू करोगे, डेट, अदरवाइज आप क्या इशू करोगे क्लास, इक्विटी। चाहते हो कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, भैया मैं किसी को कंट्रोल नहीं दूंगा, तो उस सिचुएशन में कंट्रोल आप अपने हाथ में रखोगे, तो फिर क्या इशू करोगे क्लास, डेट, इक्विटी इशू मत करना। कंट्रोल लूज कर सकते हो तो डेट इशू करना, ठीक है। ये कॉस्ट तो कवर हो गया ऑलरेडी। अगला है क्लास डिविडेंड डिसीजन, तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है, सिंपली कि कितना पैसा जनता को बांटना है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं, एक पैसा अपने पास रख लेती है, एक टैक्स देती है, एक जनता को बांटती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड डिसीजन हमें बताता है कितने पैसे क्लास हमें रिटेन करने हैं और कितने पैसे क्लास हमें पब्लिक को एज इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये डिपेंड करता है अर्निंग, हायर अर्निंग मोर डिविडेंड, लेस अर्निंग लेस डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, कंटिन्यूस कई सालों से आपकी अर्निंग स्टेबल है, तो आप क्या इशू करोगे क्लास, सॉरी तब आप क्या करोगे, डिविडेंड ज़्यादा दोगे, अदरवाइज डिविडेंड कम। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो मोर डिविडेंड, अदरवाइज लेस। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, तुम्हें ग्रोथ करना है फ्यूचर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाला, तुमको बहुत सारे जगह क्लास ग्रोथ करना है नियर फ्यूचर, तो तुम भैया इस सिचुएशन में डिविडेंड कम बांटो, पैसा बचा के रखो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो पैसा बांटो जनता को डिविडेंड के फॉर्म में। अगर आप चाहते हो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कि आपका डिविडेंड स्टेबल रहे, आप चाहते हो कि भैया जो है वो स्टेबल रहे आपका डिविडेंड, कहने का मतलब यह है कि आप डिविडेंड ऊपर नीचे नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कंपनी के हालात चाहे कैसे भी हो हम जनता को डिविडेंड अच्छा खासा देंगे, बहुत सारे लोग हम पे डिपेंड करते हैं, तो आप डिविडेंड ज़्यादा दोगे, अदरवाइज कम। टैक्सेशन पॉलिसी, डिविडेंड जो है वो जनता के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है क्योंकि कंपनी को उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, जो कंपनी पे करती है अपने प्रॉफिट्स पे, तो इसीलिए जनता के लिए क्लास वो टैक्स कट की जनता को मिला है, तो इसीलिए जनता उस पर पे नहीं करते टैक्स, तो डिविडेंड हमारी कंट्री में एग्जाम्प्ट है, तो डिविडेंड इनकम इज एग्जाम्प्ट। तो टैक्सेशन पॉलिसी की बात करें, टैक्स रेट हाई अगर है तो डिविडेंड कम बांटोगे, डीडीटी अगर हाई है तो डिविडेंड कम, और डीडीटी लो है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लो है तो डिविडेंड ज़्यादा। अगला टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, अगर आपकी कंपनी में, अगर क्लास आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स जो हैं वो, अगर मैं बात करूं बूढ़े शेयर होल्डर्स हैं, ओल्ड एज के शेयर होल्डर्स हैं, तो भैया वो उनके पास कोई और इनकम नहीं आ रही तो डिविडेंड ज़्यादा बांटो। अगर यंग शेयर होल्डर्स है आपके पास तो वो कहीं ना कहीं और कमा रहे होंगे तो डिविडेंड कम बांटो। तो ये सारे फैक्टर्स जो डिसाइड करता है डिविडेंड डिसीजन कि आपको डिविडेंड बांटना है या बचा के रखना है पैसा। अच्छा, फाइनेंसिंग डिसीजन में ना क्लास एक कॉस्ट की जगह ना यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड। तो होता क्या है क्लास कि कंपनी के पास अगर ऑलरेडी बहुत सारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है जो कंपनी पे कर ही रही है, जो देना ही देना है, तो इस सिचुएशन में क्लास कंपनी क्या इशू करेगी, इक्विटी इशू करेगी। क्यों? पहले ही तुम इतना सारा फिक्स सर पे टेंशन लेके बैठे हो, इतना लोन तुम्हारे ऊपर पहले ही है, पहले ही तुम्हें बहुत सारे ऐसे खर्चे जो फिक्स है जो करने ही करने हैं,
तो ये और डेट इशू मत करो, नहीं तो और ब्याज बढ़ जाएगा, वो भी फिक्स एक्सपेंस होता है। तो आप इक्विटी इशू करो। तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपके पास है तो आप जो इशू करोगे वो क्या इशू करोगे? इक्विटी। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तुम्हारा कोई ब्याज नहीं है, तो तुम उधार ले लो, अपना ब्याज देते जाओ, तब इक्विटी मत इशू करो। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, फाइनेंसिंग डिसीजन में पहचानने के लिए क्या है ट्रिक? डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और लोन टू एडिशनल कैपिटल, आप शेयर डिबेंचर इशू कर रहे हो। चेंज इन रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल, चेंज इन रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल, तो इक्विटी और कितना आपकी बैलेंस शीट में होगा, डेट कितना होगा, उसका रेशियो चेंज कर रहे हो। ऐसी बातें कभी हो तो समझ जाना है वो फाइनेंसिंग डिसीजन है, और ये है उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर तरीके से पैसों का एलोकेशन करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिडुअल और लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिविडेंड डिसीजन के अंदर आती हैं। तो आप केस स्टडी देख के आराम से पहचान लोगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं आती, क्योंकि ये तीनों पॉइंट ना बिल्कुल एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं आएगा, तीनों में से कोई भी डिसीजन आएगा वो लिख लोगे, बट हाँ कम से कम 4 से 5 फैक्टर्स याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ से क्लास एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैंने सोचा है कि जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी करा दूंगा, समझा दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं क्लास सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल लूंगा, 4-5 न्यूमेरिकल, जहाँ पे क्लास सिर्फ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज बीएसटी में एक ही चैप्टर में न्यूमेरिकल है, तो उसके लिए क्लास सेपरेट वीडियो अलग से आएगी। फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं इसको। बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रेजेंस कितना है, मतलब क्लास आपका जो डेट है वो कितना है टोटल इक्विटी के अंदर, आपकी जो टोटल इक्विटी है उसमें डेट कितना है। तो आपकी जो कैपिटल मान लो 100 करोड़ की है, तो उसमें से उधार कितना ले रखा है आपने, दैट इज कॉल्ड क्लास डेट टू टोटल इक्विटी। डेट मतलब कि फाइनेंशियल लीवरेज इसी को कहते हैं, ठीक है। मोर डेट विल रिजल्ट, ध्यान रखना, अब मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में मोर डेट करोगे, मोर डेट ऐड करोगे, तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, और ये तुम्हारे लिए क्लास फायदे की बात है। जितना ज़्यादा डेट ऐड करोगे उतना फायदा, और लेस डेट, अगर तुमने डेट ऐड कम किया तो तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घटेगा। यानी अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है ना कभी भी बिजनेस में, तुम डेट ही लो, इक्विटी मत लो। क्वेश्चन पूछेगा भाई डेट लेना है इक्विटी लेना है, तो तुम पूछोगे भाई तुम्हारा बताओ कि अर्निंग पर शेयर, अगर डेट लेने से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो डेट लो, अदरवाइज इक्विटी। अब सवाल ये है कि सर ये होगा कब? व्हेन ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा ROI का मतलब क्या होता है? ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं से, वहां से जो रिटर्न आ रहा है, अगर वो ज़्यादा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो आपने बोरो किया है फंड, जो आपने उधार लिया है, उस पर जो आप ब्याज दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ ROI इज ग्रेटर, अगर ROI ज़्यादा है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मान लो मैं उधार ले रहा हूँ 10% पे, कमा रहा हूँ 15%, तो अच्छी बात है ना, 5% का मुनाफा हो रहा है, तो आप डेट इशू करो। तो व्हेन ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको क्या करना है क्लास? इशू डेट। तो आपको अगर पैसा चाहिए डेट इशू करो, डेट इशू करने से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, अच्छी बात है। बट व्हेन ROI इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, भैया एक मुझे बात बताओ, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुम जो बैंक से पैसे लिए हो वो 10% है, रिटर्न मिल रहा है 7% का, भैया 3% का घाटा क्यों झेलूंगा मैं, डेट इशू नहीं करूंगा। तब क्लास इसमें क्या करोगे आप? इशू इक्विटी, इशू इक्विटी। तो कब इशू करना है डेट, कब इशू करना है इक्विटी, ये क्लास इससे भी पता चलता है। तो अगर तुम्हारा ROI ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो भैया सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो डेट इशू करो। और अगर क्लास रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, तो भैया आप इक्विटी इशू करो। इस सिचुएशन में अगर आप इक्विटी इशू करोगे तो तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, लेस इक्विटी तो तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घटेगा। तो ये है क्लास आपका फाइनेंशियल लीवरेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन अर्निंग, ठीक है, और ROI, द मोर डेट लॉस फॉर द कंपनी। तो मतलब अगर क्लास ये सिचुएशन है तो डेट ऐड करोगे तो लॉस होगा, इक्विटी ऐड करोगे फायदा है। और ये सिचुएशन है तो इक्विटी ऐड करोगे तो लॉस है, डेट ऐड करोगे तो फायदा है। वही लिखा है, मोर डेट विल रिजल्ट इंक्रीज इन अर्निंग व्हेन रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी यानी ROI इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर ROI ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, डेट इशू करना फायदेमंद है। लेकिन अगर ROI कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इक्विटी इशू करना फायदेमंद होता है, राइट। नेक्स्ट, hence it is proof that more debt brings more income for the owners in the capital structure, but this statement hold true if return on investment is more। तो अगर ROI ज़्यादा है
है ना। अगर ये आरओआई ज़्यादा है क्लास, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप डेट इशू करोगे, फायदेमंद रहेगा। लेकिन इफ़ आरओआई इज लेस, अगर आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इट इज़ प्रूव दैट मोर डेट ब्रिंग लेस इनकम। तो अगर आरओआई कम है तो डेट ऐड करोगे तो घाटा ही होगा, और आरओआई ज़्यादा है तो डेट ऐड करोगे तो फायदा होगा। बट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस। अगर तुम्हारा आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तभी तुम जो है डेट ऐड करोगे, तुम्हारा नुकसान होगा। तो फाइनली मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आरओआई ज़्यादा है डेट इशू करो, आरओआई कम है इक्विटी इशू करो, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये हो गया क्लास आपका फाइनेंशियल लीवरेज, ये आपको क्लास ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बताता है कि भैया आपका जो कैपिटल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डेट कितना है, इक्विटी कितना है। डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन है वो बताता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है क्लास, द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज इन फाइनेंसिंग बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए आपका डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो कितना है। फाइनेंसिंग ने आपको बताया था डेट से रेज करना है या इक्विटी से रेज करना है, फंड रेज करने की बात कर रहा है। ये कह रहा है मेंटेनेंस की, डेट और इक्विटी कितना कितना होना चाहिए आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। कीवर्ड ध्यान रखना, रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी इन टोटल कैपिटल। इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स टू रेज मोर फंड विल इफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। इशू ऑफ एडिशनल डिबेंचर्स और टेकिंग मोर लोन with effect of cap with will affect the capital structure। जहां पे क्लास डेट इक्विटी की रेशियो की बात करें कैपिटल में, वो समझ जाना कैपिटल स्ट्रक्चर है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये सिमिलर है क्लास जो आपने पहले पढ़ा था, कुछ पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा है जो आपने फाइनेंसिंग में पढ़ा था, कुछ कुछ वैसा ही है। तो सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन, इंटरेस्ट पे कर सकते हो अच्छा खासा तो डेट इशू करोगे, तो या फिर आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा रखना है, अदरवाइज आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी रखना है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे ये पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। अगर आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रखोगे। और अगर आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी आप रखोगे ज्यादा। कॉस्ट ऑफ डेट, भाई डिबेंचर्स इशू करने के लिए होता है कॉस्ट ऑफ डेट विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट को बियर कर सकते हो, इंटरेस्ट कॉस्ट अगर बियरेबल है, तो आप डेट इशू करो, अदरवाइज इक्विटी इशू करो। टैक्स रेट ध्यान रखना, टैक्स रेट अगर हाई है तो आप डेट इशू करो, टैक्स रेट लो है तो आप इक्विटी इशू करो। ध्यान समझना, टैक्स रेट अगर हाई है तो आप डेट इशू करना। डेट को चीपेस्ट सोर्स माना जाता है, क्यों, जो आप डिबेंचर इशू करते हो ना, उसका डबल फायदा है। कैसे, आपने अपनी ओनरशिप नहीं दी, आपने डिबेंचर इशू किया, डेट इशू किया, उधार लिया आपने, फिर जो उधार आपने लिया उस पर आप ब्याज भरोगे, तो ये जो इंटरेस्ट आप पे करते हो ना क्लास, वो लगभग आपका 30% प्रॉफिट जो है, मतलब 30% बचा लेता है आपका। कैसे, आप जो भी इंटरेस्ट क्लास पे कर रहे हो वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, यानी वो आपके प्रॉफिट को कम करेगा। तो आपका प्रॉफिट कम होगा तो जो टैक्स लगेगा उसके ऊपर वो भी कम ही लगेगा। तो इसीलिए अगर सरकार टैक्स रेट को हाई कर देती है तो हम डेट इशू करेंगे और अपना इंटरेस्ट पे करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट गिरेगा। और अगर क्लास सरकार टैक्स रेट लो करती है तो आप इक्विटी इशू करोगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सिंपल सा मतलब है, अगर क्लास अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है इक्विटी को ऐड करने से, तो अगर इक्विटी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड करते हो, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो आप इक्विटी इशू करो, अदरवाइज आप डेट इशू करो। अगर हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं और हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो अच्छा है, आप इक्विटी इशू करो। लेकिन अगर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो और अर्निंग घट रहा है, तो भैया आपको क्या करना है क्लास, डेट इशू करना है। ये सेम पॉइंट है जो आपने ऊपर आरओआई वाला पढ़ा ना, वैसा ही। फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर इशू करने के जो खर्चे होते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आप बियर कर सकते हो, लाइक क्लास फ्लोटेशन, बहुत सारे फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो बियर कर सकते हो तो इक्विटी इशू करो, अदरवाइज डेट इशू करो। रिस्क आपने कंपेयर करना है क्लास, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद ओनर फंड, तो ज़्यादा रिस्क उसके साथ जुड़ा होता है। आपको ये भी देखना है क्लास कि आपको इंटरेस्ट पे करना है तो आप कर सकते हो नहीं कर सकते, रिस्क को भी देखना है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर इज मोर रिस्की और इवन डिबेंचर इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन है तो आप इक्विटी इशू करोगे, डिफ्लेशन है डेट इशू करोगे। कंट्रोल रखना चाहते हो अपने हाथ में, कि कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में रहे, अगर आप चाहते हो तो आप डेट इशू करो, फिर इक्विटी इशू मत करो। कंट्रोल लूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है क्लास, तो आप फिर इक्विटी इशू करो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत सारा है, आपको ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत सारा है, तो अब डेट इशू मत करो, अब इक्विटी इशू करो। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है तो फिर आप डेट इशू करोगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसके लिए क्लास में यहाँ पे डिटेल समझाता हूँ आपको। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने, पीबीआईटी अपॉन एनुअल इंटरेस्ट।
इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ऊपर आता है ईबीआईटी, नीचे आता है एनुअल इंटरेस्ट। ये शो करता है क्लास की इंटरेस्ट अगर 5 है तो प्रॉफिट जो है वो 50 है, यानी 10 गुना, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना गुना है हमारे इंटरेस्ट के। तो अगर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, इसका मतलब हमारे पास बहुत प्रॉफिट है, तो हम डेट इशू कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंटरेस्ट दे सकते हैं प्रॉफिट से। लेकिन अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है हमारा, यानी कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ गया, तभी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो हो गया, प्रॉफिट कम है, तो भैया फिर आप क्लास और इंटरेस्ट मत दो, अब आप इक्विटी इशू करो। सिमिलरली डेट सर्विस कवरेज रेशियो डीएससीआर, ये होता क्या है क्लास, यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे जो रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस है ना वो भी आ जाती हैं साथ में क्लास, जो अदर फिक्स एक्सपेंस है वो भी ऊपर आ जाता है। तो यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर आ गया, प्लस डेट प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। तो आप इसे ना ऐसा समझो, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट ही समझ के चलो, और ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है जो देना ही देना है, इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है, और रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस, ये सारा का सारा। तो अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ज्यादा है। प्रॉफिट ज्यादा है तो आप डेट इश्यू करो, इंटरेस्ट आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर प्रॉफिट कम है तो भैया फिर आप क्या करोगे, इक्विटी को प्रेफर करोगे, इशू इक्विटी, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी को रखो। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम है, अगर हाई है तो आप डेट प्रेफर करोगे, अगर लो है तो इक्विटी प्रेफर करोगे, राइट। नेक्स्ट है, ये हो गया पॉइंट। अच्छा, अगला देखते हैं क्लास, इसके बाद है क्लास फिक्स कैपिटल। देखो फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स अफेक्टिंग और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स अफेक्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकता है। बेसिकली तुम पहचानो कैसे फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या, जब भी मुझे कोई फिक्स असेट खरीदनी होगी, बड़ी मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट खरीदना होगा, तो मुझे बड़ी रकम चाहिए होगी, इस बड़ी रकम को मैं बैंक से उठाऊंगा, दिस इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज, तो मुझे लंबे समय के लिए क्लास उधार लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कीवर्ड्स की बात करें, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बाइंग फिक्स असेट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट, बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू क्लास सर्विस। जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, उनको फिक्स कैपिटल कम चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं ना, उन्हें बहुत सारी मशीनें चाहिए होती हैं, दे नीड मोर फिक्स कैपिटल, राइट। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करता है कि तुम्हें फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए, तुम्हें फिक्स कैपिटल कम चाहिए, ज्यादा चाहिए? तो सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज हो, आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर क्लास एक सर्विस हो, रिटेलर हो, तो क्लास आपको फिक्स कैपिटल इतनी नहीं चाहिए, क्योंकि मशीन वगैरह आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, जो बना रहा है उसको ज्यादा जरूरत है। बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, अदरवाइज कम। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हो तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, लेबर से तो काम करा रहे हो, मशीन से काम ही नहीं करा रहे। लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हो तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। नई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करते, पुरानी टेक्नोलॉजी से ही चला रहे हो क्लास, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आपके पास मौका है फ्यूचर में ग्रोथ करने का, तो तुम्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए होगी, और ग्रोथ का कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्यूचर में, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। एसेट्स अवेलेबल ऑन लीज, अगर तुम्हें लीज पे एसेट मिल जाता है, तुम्हें लंबे समय के लिए किराए पे एसेट मिल जाता है, तो तुम्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, तुम्हें इतना ज़्यादा चाहिए नहीं, तुम्हें किराए पे ले लोगे एसेट को। लेकिन अगर तुम्हें किराए पे नहीं मिलता तो तुम्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तुम खरीद के लेके आओगे। कोलैबोरेशन, अगर तुम किसी के साथ कोलैब कर लेते हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि आधा पैसा वो भी ले आएगा, और कोलैब नहीं करते तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। डाइवर्सिफिकेशन, आप चाहते हो आपका बिजनेस जो है एक्सपैंड करे, 10 अलग अलग वर्टिकल्स में आप काम करो, अलग अलग डोमेन्स पे आप काम करो, तो भैया फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो बताते हैं कि आपको कितनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी। नेक्स्ट है क्लास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपको बेसिकली जो डे टू डे एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ, आपको पता है फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल, और ऑपरेटिंग साइकिल पे डिपेंड करता है। बेसिकली ये ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या है, जिस दिन आपने कच्चा माल खरीदा, उसे प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स बना के बेचा, उससे बिल्स रिसीवल मिला, फिर उस बिल्स रिसीवल को कैश में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो पूरा का पूरा समय है, जब नहीं गिवन होता तो 12 महीना मानते हैं, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अकाउंट्स के अंदर हमने अच्छे से पढ़ रखा है इसको। तो ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम पीरियड है जब आपने रॉ मटेरियल को खरीदा, प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स बनाया, इन्वेंट्री मेंटेन किया, सेल किया, बिल्स रिसीवल मिला, डेटर मिला, उससे भी पैसा मिल गया आपको। तो जब तक पैसा नहीं आ जाता आपके हाथ में, वो ऑपरेटिंग साइकिल है। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली जो फिक्स कैपिटल चाहिए वो फिक्स एसेट के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए क्लास ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए, करंट एसेट के लिए। अमाउंट इन्वेस्टेड इन वन फाइनेंशियल ईयर, ध्यान रखना
क्योंकि ये जो पैसा आपने लगाया ये एक ही फाइनेंशियल ईयर में लगाया आपने, वर्किंग कैपिटल साल भर में एग्जॉस्ट हो जाता है। टोटल वैल्यू ऑफ करंट असेट रिप्रेजेंट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी, अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, कैश, रिसीवेबल्स, है ना, डेटर, बैंक, ये सारी चीजें करंट असेट है। इनमें जो पैसा लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब तुम्हारे बिजनेस को वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी, ज्यादा या कम, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इसके अंदर लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। आप जब कच्चा माल खरीद रहे हो तब से लेके जब फिनिश गुड्स बना रहे हो, इन्वेंटरी मेंटेन कर रहे हो, बेच रहे हो, बिल्स रिसीव कलेक्ट कर रहे हो, फिर पैसा, अगर इस समय बहुत बड़ा है तो इसका मतलब आप बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। समय बहुत छोटा है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए। एक समोसे वाले को वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, गाड़ी वाले को ज़्यादा चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू कोई रिटेलर है उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगला है जो होलसेलर है, मान लो जो होलसेलर है वो क्या करता है, अपनी दुकान में बहुत सारा स्टॉक रखेगा, उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। रिटेलर थोड़ा थोड़ा सामान रखता है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़ा स्केल है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, छोटा स्केल पे काम कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल कम। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, बेटा ध्यान समझना, इन्फ्लेशन अगर है तो इन्फ्लेशन में लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो आपको अपनी दुकान पे माल भर भर के रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। डिफ्लेशन में लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो दुकान में माल क्यों भरोगे, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हो क्लास, नई नई टेक्नोलॉजी आप लगा रहे हो क्लास, तो फिर अगर आप वर्किंग कैपिटल आपको क्या चाहिए, अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी लगाते हो, बताओ क्लास आप लोग, अगर आप नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन टेक्निक को इंप्रूव कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ये मुझे क्लास कमेंट सेक्शन में बताओ आप। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बिल्कुल पहले जैसा है, अगर आप फ्यूचर में आपके पास ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है कि फ्यूचर में आप ग्रो कर सकते हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए क्लास, कम चाहिए। क्रेडिट अलाउड, ध्यान समझना, आप क्रेडिट अलाउ करते हो, क्या उधार सामान बेचने को रेडी हो, ठीक है हम उधार बेचेंगे, तो भैया उधार बेच रहे हो, आपसे पैसा तो ले नहीं रहे ग्राहक से, आप उधार बेच रहे हो तो माल कैसे बनाओगे, तो आप बैंकों से मांगोगे पैसे, तो दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी अगर आप उन लोगों को उधार बेचते हो तो। और अगर आप क्रेडिट अवेलेबल, अगर उधार नहीं बेचते नगद बेचते हो तो पैसा वहीं से आ जाएगा, आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर आपको आसानी से उधार मिल जाता है तो आपने उधार ले लिया है कि नहीं, आप सामान बेच रहे हो, आपने उधार ले लिया, इजीली आपको उधार मिल गया तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज आपने तो पूरा का पूरा उधार लेके काम कर रहे हो ना। लेकिन अगर आपको उधार नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे क्लास, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट से, आपको जब मर्जी तब आपको मिल जाएगा जाके, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, आपको स्टोर नहीं करना। लेकिन जब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, यू हैव टू स्टोर। एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन अगर बहुत ज़्यादा है तो भैया दुकान में माल भर भर के रखना पड़ेगा आपको, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और कॉम्पिटिशन अगर कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होगी क्लास आपको कम होगी, राइट। तो ये सारे के सारे क्लास पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको अच्छे से बनाने। तो एक एक करके इसके जितने फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो हम खत्म करते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को। और एक पॉइंट मैंने पूछा था आपसे, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, तो आप बताना क्लास कमेंट सेक्शन में। अगर आप देखोगे इसकी जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम, जो फिक्स कैपिटल का है सेम वही वर्किंग कैपिटल का है, उसके आंसर्स भी सेम है। जैसे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर आप नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हो, आप लेबर इंटेंसिव से काम कराओगे तो वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए होगा, फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। सॉरी, अगर आप लेबर से काम कराते हो तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए क्लास, आपको कम चाहिए। समझ रहे हो बात को, अगर आप लेबर से काम कराते हो, अगर मशीन से काम कराते हो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हो, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल आपको क्या चाहिए क्लास, कम चाहिए। लेकिन अगर आप लेबर से काम कराते हो तो लेबर से अगर आप काम कराओगे तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, राइट। तो ये है क्लास आपका सारा, अब ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा खत्म है, अब कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। तो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से लर्न करके आप 1 से 2 दिन दो इसको डिटेल में, इसको अच्छे से लर्न कर लो, हर एक फैक्टर अफेक्टिंग लर्न कर लेना है, फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस लर्न करना है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लर्न करना है, और इसे याद कर लोगे तो फिर केस स्टडी आराम से बनने लग जाएंगे। तो बहुत जल्दी मैं केस स्टडी सीरीज लेके आऊँगा, बट टिल देन आपको इसे अच्छे से लर्न कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए चैप्टर के वन शॉट के साथ। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, कमेंट करके बताना क्लास कैसा लगा, ये अच्छा लगे तो क्लास ज़रूर मुझे बताना कमेंट में, और नहीं समझ आ रहा कुछ तो मुझे वो भी बताना कमेंट में। मैं अगली वीडियोज़ में आपको फिर से भी वो चीज़ कराने को रेडी हूँ जो आपको नहीं समझ आया, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।